हेलो दोस्तों, कैसे हो। तारीख है आज 30 अक्टूबर 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि अष्टमी। तो आइए अब देखते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की फटाफट बड़ी खबरें। भारत आ रहे रूसी तेल जहाज ने अचानक यू टर्न लिया। गुजरात की सिक्का पोर्ट आ रहा था रूस की सरकारी तेल कंपनी का टैंकर। दोस्तों, अमेरिका के रूसी तेल पर नए प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भारत आ रहे रूसी कच्चे तेल से भरे एक जहाज ने अचानक यू टर्न ले लिया है। शिप ट्रैकिंग डेटा के अनुसार फ्यूरिया नाम का यह बड़ा जहाज मंगलवार को डेनमार्क और जर्मनी के बीच के एक रूट से भारत की ओर आ रहा था। यह जहाज रूस की सरकारी तेल कंपनी रोसनेफ्ट का बेचा गया तेल लेकर आ रहा था। दोस्तों, यू टर्न लेने का यह वाकया अमेरिका की रूसी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल को ब्लैकलिस्ट करने के ठीक एक हफ्ते बाद हुआ है। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने 22 अक्टूबर को कंपनियों और बैंकों को निर्देश दिया था कि इन दोनों कंपनियों पर प्रतिबंध का ऐलान किया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। रोहित शर्मा पहली बार बने नंबर 1 वनडे बल्लेबाज। आईसीसी वनडे रैंकिंग की सबसे उम्रदराज टॉपर शुभमन गिल तीसरे नंबर पर फिसले। पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा करियर में पहली बार दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बन गए हैं। आईसीसी ने बुधवार को ताजा रैंकिंग जारी की। इससे पहले शुभमन गिल नंबर 1 थे। रोहित 781 रेटिंग पॉइंट्स के साथ टॉप पर पहुंचे हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। ट्रंप बोले मोदी सबसे अच्छे दिखने वाले इंसान, जल्द ही ट्रेड डील करेंगे, फिर भारत पाकिस्तान संघर्ष खत्म कराने का दावा। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे अच्छा दिखने वाला इंसान करार दिया है। ट्रंप ने ये भी कहा कि भारत के साथ ट्रेड डील जल्द होगी। दोस्तों, आपको बता दें ट्रंप ने ये बातें बुधवार 29 अक्टूबर को साउथ कोरिया में हो रही एपेक्स सीईओ समिट में कही। वहीं ट्रंप ने अपने भाषण में भारत पाकिस्तान तनाव का जिक्र किया। कहा कि जब दोनों देश लड़ रहे थे तो मैंने दोनों से जंग रोकने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने दोनों देशों पर 250% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। इसके 2 दिन बाद दोनों ने फोन किया और सीज फायर पर सहमति जता दी। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी तारीफ की। मुनीर को उन्होंने जबरदस्त फाइटर बताया। तो चलिए दोस्तों, आज का मौसम अपडेट देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रोजाना ऐसी ताजा और काम की खबरों को देखते रहने के लिए। और वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तूफान मोंथा से तेलंगाना में तबाही, स्कूल डूबा, कार ट्रक बहे, रेलवे स्टेशन पर पानी भरा, 2 ट्रेन रोकी गयी। दोस्तों, चक्रवात मोंथा के आंध्र प्रदेश से टकराने के बाद तेलंगाना में तेज बारिश हुई। महबूबाबाद जिले के डोरनकल रेलवे स्टेशन पर पानी भर गया। गोलकुंडा एक्सप्रेस और कोणार्क एक्सप्रेस को रोकना पड़ा। वहीं खम्मम जिले में एक लॉरी पानी के तेज बहाव में बह गई। नालगोंडा में एक स्कूल में पानी भर गया। बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दोस्तों, तूफान कल सुबह ओडिशा के गंजम पहुंचा। गंजम के समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी और हवा की रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा पहुँच गयी थी। दोस्तों, ओडिशा के 8 जिले गंजम, गजपति, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी, कंधमाल, कालाहांडी और नवरंगपुर में मोंथा के चलते भारी बारिश और आंधी चल सकती है। राज्य सरकार ने 11,000 लोगों को निकाला है। 30,000 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की तैयारी है। ओडीआरएफ की 30 टीम और एनडीआरएफ की 5 टीमों को तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तूफान मोंथा के कारण राज्य में 2 लोगों की मौत हुई। उन्होंने कहा कि एहतियाती उपायों से नुकसान कम हुआ है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। देहरादून में महिलाएं नहीं पहन सकेंगी 3 से ज्यादा गहने, नियम तोड़ने पर लगेगा 50,000 का जुर्माना। ग्रामीणों का दावा, इससे दिखावा कम होगा। दोस्तों, उत्तराखंड के देहरादून जिले के जौनसार बावड़ क्षेत्र में किसी भी शादी या सामाजिक समारोह में महिलाएं सिर्फ 3 गहने पहन सकेंगी। नियम के मुताबिक महिलाएं केवल कान के कुंडल, नाक की फुली और मंगलसूत्र ही पहन सकेंगी। यदि कोई महिला इस निर्णय का उल्लंघन करती है तो उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बता दें, यह निर्णय गाँव की सामूहिक बैठक में लिया गया, जिसका उद्देश्य समाज में सादगी और समानता को बढ़ावा देना बताया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस पहल से शादी ब्याह में दिखावे की प्रवृत्ति कम होगी और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर बोझ नहीं बढ़ेगा। फिलहाल दोस्तों, आपकी इस नियम पर क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। केरल सीएम बोले एसआईआर लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा। तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने एकजुट मोर्चे की सर्वदलीय बैठक बुलाई। 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू। दोस्तों, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर शुरू करने के खिलाफ केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इसके विरोध में खुलकर सामने आ गए हैं। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने मंगलवार को इसे लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया। उन्होंने कहा बिहार एसआईआर की संवैधानिक वैधता सुप्रीम कोर्ट में
विचाराधीन होने के बावजूद अन्य राज्यों में यह लागू करना उचित नहीं है। वहीं तमिलनाडु की सीएम एम.के. स्टालिन ने एसआईआर के खिलाफ एकजुट मोर्चे के लिए 2 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उनका मुख्य विरोध आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं मानने का है। दोस्तों, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने कहा कि यह लाखों वास्तविक वोटर्स को वोटर लिस्ट से बाहर करने की साजिश है। हालांकि भाजपा की सहयोगी AIADMK ने एसआईआर का स्वागत किया है, वहीं पश्चिम बंगाल में BLO को हिंसा का डर है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव का शेड्यूल जारी। 12 सीटों में से 5 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व। मतदान 30 नवंबर, मतगणना 3 दिसंबर को। दोस्तों, दिल्ली नगर निगम यानी कि MCD के 12 वार्डों में राज्य चुनाव आयोग ने मंगलवार को उपचुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। आयोग ने इसकी आधिकारिक सूचना जारी करते हुए कहा, मतदान 30 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 3 दिसंबर को होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 10 नवंबर है। नामांकन जांच 12 नवंबर। नाम वापसी की अंतिम तिथि 15 नवंबर है। MCD की इन 12 सीटों में से 5 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। यह महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। उत्तराखंड में सड़क पर कुत्तों को खिलाया तो होगी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती पर सरकार का एक्शन। NGO बोले, नियम गाय पर लागू क्यों नहीं। दोस्तों, उत्तराखंड में अगर आपने सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाया तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। प्रदेश में आवारा कुत्तों को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसकी शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। इस साल अब तक राज्य में कुत्तों ने 24,500 से ज्यादा लोगों को काटा है। शहरी विकास विभाग ने नगर निगमों को सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों के जमावड़े को रोकने के निर्देश दिए हैं, जिसमें केवल निर्धारित स्थानों पर ही खाना खिलाने की अनुमति दी है। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और स्वच्छता का ध्यान रखना भी अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों, इस फैसले के बाद उत्तराखंड में कुत्तों की देखभाल करने वाले NGOs ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। देहरादून में कुत्तों की देखभाल करने वाले NGO दून एनिमल वेलफेयर के फाउंडर अमित पाल ने कहा कि सरकार के ये नियम गायों पर लागू क्यों नहीं होते। उन्होंने कहा कि अगर कुत्तों को खाना खिलाने पर एक्शन होगा तो सरकार इसका सॉल्यूशन भी बताए। कुत्ते बेजुबान होते हैं, उन्हें नहीं पता कि उन्हें खाना कहां मिलने वाला है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। जल्द ही भारत में सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट। मस्क की कंपनी स्टारलिंक 30 से 31 अक्टूबर को मुंबई में डेमो देगी। हर जगह कनेक्टिविटी मिलेगी। दोस्तों, इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज लॉन्च करने जा रही है। इसके लिए कंपनी 30 और 31 अक्टूबर को मुंबई में डेमो रन करेगी। यह सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू करने के लिए रेगुलेटरी क्लियरेंस का बड़ा स्टेप है। दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि स्टारलिंक के आने से हमें क्या फायदा होगा। तो आपको बता दें, स्टारलिंक के भारतीय बाजार में आने से कंपटीशन बढ़ेगा, प्राइसेस कम हो सकते हैं और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। आपको बता दें, स्टारलिंक SpaceX का प्रोजेक्ट है जो सैटेलाइट्स के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट देता है। इसके सैटेलाइट्स पृथ्वी के करीब घूमते हैं, जिससे इंटरनेट तेज और स्मूथ चलता है। ये खासकर उन इलाकों के लिए फायदेमंद है जैसे गाँव या पहाड़, जहाँ आम इंटरनेट नहीं पहुंचता। तो चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। असम में कांग्रेस के प्रोग्राम में बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाया। बीजेपी बोली यह वोट बैंक की राजनीति। कांग्रेस खुलेआम डेमोग्राफी बदलने की कोशिश में। दोस्तों, असम के श्रीभूमि जिले में कांग्रेस सेवा दल के कार्यक्रम में बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाया गया। सभा का वीडियो वायरल होने पर बीजेपी ने आपत्ति जताई। भाजपा ने इसे कांग्रेस का बांग्लादेश प्रेम बताया है। श्रीभूमि जिला बांग्लादेश सीमा के करीब आता है। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस अब खुलेआम बांग्लादेश का राष्ट्रगान गा रही है। कुछ दिन पहले बांग्लादेश ने ऐसा नक्शा जारी किया था जिसमें पूरा नॉर्थ ईस्ट उसके हिस्से में दिखाया गया था और अब कांग्रेस उसी देश के गीत गा रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग रोकी। 3 ट्रायल कामयाब नहीं रहे। एक की कीमत 64 लाख रुपए। IIT कानपुर ने कहा नमी बेहद कम थी। दोस्तों, दिल्ली में बुधवार को होने वाली क्लाउड सीडिंग फिलहाल रोक दी गई थी। एक्सपर्ट के मुताबिक क्लाउड सीडिंग में तभी सफलता मिलती है जब हवा में करीब 50% नमी हो। इस समय हवा में नमी 10 से 15% के करीब है। दोस्तों, आपको बता दें, दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग पर करीब 3.2 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। दिल्ली पर्यावरण विभाग और IIT कानपुर के बीच हुए समझौते के अनुसार एक ट्रायल की कीमत करीब 64 लाख रुपए है। 28 अक्टूबर को 2 ट्रायल हुए, जबकि पहला टेस्ट 23 अक्टूबर को हुआ था। तीनों ही ट्रायल सफल नहीं हो पाए। मंगलवार को यूपी के मेरठ से स्पेशल विमान सेस्ना ने उड़ान भरी थी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। राजा मर्डर चार्जशीट। सोनम पर हत्या सबूत मिटाने के आरोप। बॉयफ्रेंड राज समेत 3 अन्य पर भी यही आरोप। 5 ने मेघालय में राजा को मारा था। दोस्तों, इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड के मामले में मेघालय की ईस्ट खासी हिल्स जिले की अदालत ने 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। इसमें राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी, उसका बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा और 3 अन्य आरोपियों विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी शामिल हैं। कोर्ट ने
मंगलवार को भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 103(1), 238(a) और 61(2) के तहत आरोप तय किए। दोस्तों, पुलिस ने 5 सितंबर को सोहरा सब डिवीजन की जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में 790 पेज की चार्जशीट पेश की थी। इस मामले में मंगलवार को आरोप तय करते समय कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में 5 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए काफी सबूत हैं। हालांकि बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी बेगुनाह हैं, जल्द ही ट्रायल शुरू होने की उम्मीद है। आरोपियों ने 5 बार निचली अदालत में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, जो खारिज की जा चुकी है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। पीएम मोदी से सतीश शाह को पद्मश्री देने की अपील। FWIC ने दिवंगत एक्टर को मरणोपरांत सम्मान देने के लिए लिखा पत्र। दोस्तों, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भारतीय सिनेमा और टीवी में उनके योगदान के लिए दिवंगत एक्टर सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान देने की अपील की है। FWICE ने कहा कि सतीश शाह जैसे कलाकार को सम्मान देना पूरी इंडस्ट्री के लिए गर्व की बात होगी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। रेप का दोषी आसाराम 6 महीने जेल से बाहर रहेगा। राजस्थान हाई कोर्ट से पहली बार जमानत, 30 अगस्त को ही जेल में किया था सरेंडर। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट ने नाबालिग से रेप के दोषी आसाराम को 6 महीने की जमानत दी है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की डिवीजन बेंच ने मंगलवार को जमानत याचिका पर सुनवाई की। आपको बता दें, याचिका मेडिकल आधार पर लगाई गई थी। राजस्थान हाई कोर्ट से उसे पहली बार जमानत मिली है। इससे पहले अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद उसने 30 अगस्त को सरेंडर कर दिया था। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। देश में 2031 में प्रति व्यक्ति आय 4.63 लाख होगी। 2013 में 6 करोड़ परिवार सालाना 10 लाख कमा रहे थे, अब ऐसी 10 करोड़ फैमिली। दोस्तों, देश में प्रति व्यक्ति आय खर्च कर सकने वाली आबादी और शहरीकरण उस मुकाम पर पहुंच रहा है जहां से खपत तेजी से बढ़ती है। बहुराष्ट्रीय एसेट मैनेजमेंट कंपनी फ्रैंकलिन टेम्पलन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के आखिर तक भारत में सालाना 10 लाख कमाने वाले परिवार 10 करोड़ हो जाएंगे। रिपोर्ट में बताया गया कि 2013 में ऐसे परिवार 6 करोड़ थे। ये लोग कुल खपत का 40% हिस्सा संभालेंगे। इससे कार, मकान, FMCG प्रोडक्ट्स की बिक्री तेजी से बढ़ेगी। इसके अलावा 2010 से 2024 के बीच प्रति व्यक्ति आय 2 गुनी होकर सालाना 2.41 लाख हो गई है। 2031 तक यह 4.63 लाख हो जाएगी। इससे लोग प्रीमियम सामान, पर्यटन और सेहत पर जरूरतों से ज्यादा खर्च करेंगे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। बॉम्बे HC बोला नागपुर में धरना स्थल खाली करें, कर्ज माफी पर किसानों का प्रदर्शन, हाईवे जाम। सीएम फडणवीस बोले बातचीत से हल निकालें। दोस्तों, महाराष्ट्र के नागपुर में कर्ज माफी की मांग को लेकर जारी किसानों के प्रदर्शन पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। जस्टिस रजनीश व्यास ने सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि प्रदर्शन की अनुमति केवल 24 घंटे के लिए दी गई थी। प्रदर्शनकारी आज शाम 6 बजे तक धरना स्थल खाली करें। दोस्तों, आपको बता दें, प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू ने कहा, हम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए नेशनल हाईवे छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन पुलिस को हमें बताना चाहिए कि वे हमें कहां ले जा रहे हैं और हमारे लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन का कल दूसरा दिन था। किसानों ने स्टेट हाईवे को जाम किया था। दोस्तों, किसानों की मांग है कि सरकार ने चुनाव के दौरान कर्ज माफी और फसल बोनस का वादा किया था, लेकिन अब तक किसी को राहत नहीं मिली। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। अयोध्या राम मंदिर का ध्वज आंधी तूफान में भी फहराएगा, 360 डिग्री घूमेगा। पीएम मोदी 25 नवम्बर को फहराएंगे। दोस्तों, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर तय समय में बनकर तैयार हो चुका है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के 1 साल 9 महीने के बाद अयोध्या में एक बार फिर बड़ा आयोजन होगा। पीएम नरेंद्र मोदी यहां 25 नवंबर को धर्म ध्वजा फहराएंगे। केसरिया रंग की खास ध्वजा पर सूर्य, ओम और कोविदार यानी कि कचनार के प्रतीक बने हुए हैं। राम मंदिर के 161 फुट ऊंचे शिखर पर 42 फुट ऊंचा स्तंभ स्थापित किया गया है। इसी स्तंभ पर 22 फुट लंबी और 11 फुट चौड़ी पताका फहराएगी। आपको बता दें, यह ध्वज 60 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार की तेज हवाओं को झेल सकेगा। आंधी तूफान में उसे कोई नुकसान नहीं होगा। 360 डिग्री पर घूम भी सकेगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। इजराइल ने गाजा पर सीज फायर तोड़कर हमला किया, 104 की मौत, इनमें 46 बच्चे। ट्रंप ने हमले का समर्थन किया। दोस्तों, गाजा में सीज फायर लागू होने के बीच इजराइल ने एक बार फिर हवाई हमले किए। इनमें कम से कम 104 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जिनमें 46 बच्चे हैं, जबकि 253 लोग घायल हैं। 9 अक्टूबर को इजराइल हमास के बीच सीज फायर लागू होने के बाद यह सबसे बड़ा हमला है। हालांकि बाद में इजरायली सेना ने कहा कि गाजा में युद्ध विराम फिर से बहाल हो गया है। पहले इजराइल ने दावा किया था कि हमास
ने सीज फायर का उल्लंघन कर गाजा में तैनात उसके सैनिकों पर हमला किया। इसके जवाब में यह कार्रवाई की गई। हालांकि हमास ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि वह सीज फायर का पालन कर रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली हमले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अपने सैनिक की हत्या के बाद इजरायल ने जवाबी कार्रवाई की है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस हमले से युद्ध विराम को खतरा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि हमास को संयम बरतना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सराफा बाजार देख लेते हैं। 9 दिन गिरावट के बाद सोना 2585 महंगा 10 ग्राम की कीमत 1,21,000, चांदी 4,737 बढ़कर 1,47,000 किलो। दोस्तों, सोने चांदी के दाम में आज बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJ के अनुसार 10 ग्राम सोने की कीमत 2,585 रूपए बढ़कर 1,20,628 रूपए हो गई है। वहीं इससे पहले सोने के दाम 1,18,043 रूपए प्रति 10 ग्राम थे। बात करें चांदी की, तो चांदी 4,737 रूपए बढ़कर 1,46,633 रूपए प्रति किलोग्राम हो गई। इससे पहले चांदी की कीमत 1,41,896 रूपए प्रति किलोग्राम थी। तो चलिए दोस्तों, चलते चलते आज का सेंसेक्स देख लेते हैं। शेयर बाजार में आज तेजी रही। सेंसेक्स 368 अंक चढ़कर 84,997 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी करीब 117 अंक की तेजी रही। ये 26,054 के स्तर पर बंद हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। तो यार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और की न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए तो अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।